हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं कुबेर और मैं आपके लिए लेके आया हूं एडिटोरियल एनालिसिस। तो जैसे कि आपको कल बताया गया था कि हम ट्यूसडेज को, थर्सडेज को एंड सैटरडेज को एडिटोरियल एनालिसिस करा करेंगे। एंड एडिटोरियल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज ये एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के हों, चाहे हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड हों, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड हों, चाहे गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल्स हों, या चाहे एथिकल आर्टिकल्स हों, सो ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आते हैं दे आर रिटन बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। एंड हमको इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इन सब टॉपिक्स को लेके, गवर्नेंस को लेके, आईआर को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कोई रीसेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल को लेके, हमारी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि हमको अपनी प्रिपरेशन जो है वो एक इंटरलिंकिंग करके करनी चाहिए। हमको अपना करंट अफेयर्स और स्टैटिक जो हमारा सिलेबस है, अगर उसको हम इंटरलिंक करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो उससे हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर होती है। हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस का जो माइंडसेट है वो बनता है। और जैसे कि आप देखते होंगे कि एडिटोरियल्स मोस्टली क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड होते हैं, सो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी एंड क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी दोनों डेवलप होती है। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। सो पहला टॉपिक है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की स्थापना की गई है। अभी रिसेंटली जो कैबिनेट रीशफल किया गया था उसमें एक नई मिनिस्ट्री की स्थापना करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, विच विल बी हेडेड बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। अब कोऑपरेटिव्स क्या हैं, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव? सो पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो बाय डेफिनेशन कोऑपरेटिव्स आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये ग्रास रूट लेवल में फॉर्म की जाती हैं। ये फॉर्म की जाती हैं उन लोगों से जिनके कोई कॉमन गोल्स हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको वो रियलाइज करना चाहते हैं। कोऑपरेटिव्स डेयरी सेक्टर में बहुत सारे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे हैं, फिशरीज में है, फर्टिलाइजर्स में है, उसी तरह से हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। सो कोऑपरेटिव जो कंसेप्ट है काफ़ी सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है जी। सो एग्जाम्पल के तौर पे अमूल एक डेयरी कोऑपरेटिव है, इसके बारे आप जानते होंगे। और इफको ये फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। ठीक है। सो कोऑपरेटिव की जो हिस्ट्री, कोऑपरेटिव्स की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के टाइम से ही शुरू होती है, बिकॉज 1904 में पहली बार इसका एक्ट जारी किया गया था। इससे पहले 1890s में, 1880s में जो डेक्कन रीजन है, महाराष्ट्र रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स थे, बहुत सारे फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, जिन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। एंड ये जो आइडिया था कोऑपरेटिव्स बनाने का, ब्रिटिशर्स को उस टाइम से ही रिलेट हुआ। ठीक है। सो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है। ठीक है। सो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई जा रही है इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसका क्या आउटकम है? सो पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बनाने का फ़ायदा है, बिकॉज एज ऑफ नाउ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कल्चर है इंडिया में बहुत लिमिटेड है। उसकी पेनिट्रेशन सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स तक सीमित है। सो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है। इसके अलावा ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पेनिट्रेशन नहीं है ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें। तो डेफिनेटली अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की स्थापना करी जाएगी तो डेफिनेटली इसकी जो पेनिट्रेशन है, इसकी जो आउटरीच है वो ज़्यादा होगी, राइट। एंड फंडिंग भी ज़्यादा मिलेगी बिकॉज एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई जा रही है। बट इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं जो इन आर्टिकल्स में शेयर किए गए हैं। 2 आर्टिकल्स हैं कोऑपरेटिव्स से रिलेटेड और उन दोनों आर्टिकल्स में वो कंसर्न्स को हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो इन रियलिटी कोऑपरेटिव्स इन इंडिया हैव रेयरली बीन मेंबर गवर्नड। सो जो प्रिंसिपल है वन मेंबर वन वोट का, ये प्रिंसिपल ज़्यादा ऑन पेपर है बट ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, राइट। ये भी देखा गया है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स बहुत ज़्यादा क्लैश करते हैं कोऑपरेटिव्स के साथ। इनफैक्ट बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल शरद पवार, अजीत पवार, जिनका जो पॉलिटिकल करियर था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही शुरू हुआ था, बिकॉज वो ग्रास रूट एक्टिविस्ट थे कोऑपरेटिव्स में। एंड इवेंचुअली दे रोज टू हायर पोजिशंस एंड नाउ वो अब
काफ़ी रेप्यूटेड पोजीशंस पे हैं. सो अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं महाराष्ट्र के. सो ये जो क्लैश है पॉलिटिकल इंटरेस्ट का और कोऑपरेटिव्स का, ये क्लैश के कारण एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव्स को नहीं मिल पाता. सो ये ऑन पेपर ही रहता है वन मेंबर वन वोट का जो प्रिंसिपल है. Government's latest decision to create a separate ministry is being viewed with cynicism. Negative perception लोगों के माइंड में है कि ये मिनिस्ट्री को क्रिएट किया जा रहा है बट इसका आउटकम ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ऐसा एक व्यू पॉइंट है काफ़ी लोगों का. ऐसा भी माना जा रहा है कि ये एक और इंस्टेंस है, सेंटर की कोशिश है कि वो स्टेट्स को डोमिनेट करे, फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को वीकन करे, राइट. बिकॉज जो कोऑपरेटिव्स और एग्रीकल्चर दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट्स के डोमेन में आते हैं, राइट. ये एक परसेप्शन है कि इस मिनिस्ट्री के थ्रू स्टेट्स की पोजीशन और वीकन हो जाएगी. ये सारे एप्रीहेंशंस हैं, ये सारे व्यूज जो आर्टिकल्स में डिस्कस हैं, ये सारे डर और एप्रीहेंशंस हैं जो लिस्टेड हैं, ठीक है. Cooperatives have seldom been allowed to operate as commercial enterprises, right? कोऑपरेटिव, अमूल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. अमूल को एक प्योरली कमर्शियल बेसिस पे काफ़ी अच्छा ऑपरेट किया गया इतने सालों से, बट उसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल्स नहीं हैं, राइट. बिकॉज जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कोऑपरेटिव्स की, कि पर्पस है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को मीट करना. अगर फार्मर्स हैं, अगर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, राइट, अब कोलेक्टिव इंटरेस्ट में एक सोसाइटी बनाते हैं और उनका कोलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है कि अपनी प्रोड्यूस इंक्रीज करना है, अपनी इनकम इंक्रीज करना है, तो ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता, राइट. अमूल इज वन एक्सेप्शन, बट ऑल ओवर द कंट्री अभी तक जितने भी एग्जांपल्स कोऑपरेटिव्स के रहे हैं वो इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल, कमर्शियली वाइबल नहीं रहे हैं. अगेन अगला आर्टिकल जो है कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये द हिंदू में था. ये कल आर्टिकल आया था 12 जुलाई को. Cooperatives are dominant in agriculture, credit and marketing, but not limited to those. अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, एक डायग्राम है जहां पे कोऑपरेटिव्स किस किस टाइप्स के हैं, कितने टाइप से कोऑपरेटिव्स हैं, कहां कहां पे उनका स्प्रेड है, वो हम डिस्कस करेंगे. Cooperatives play a vital role in the country's development, but are seldom the focus of policy planning. नाउ आपको याद होगा आज से 2 साल पहले एक स्कैम हुआ था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ था. अगेन वो कोऑपरेटिव बैंक है, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं. ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर या क्रेडिट या मार्केटिंग तक वो लिमिटेड है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं. लेकिन उसकी रेगुलेशन, उसकी फंक्शनिंग अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई जो कि हो जानी चाहिए थी, और इसके कारण ये मिनिस्ट्री बनाने का सजेशन आया था. The legal architecture of the sector began evolving since 1904 under the colonial rule. जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट 19th सेंचुरी 1890 1880s में जो प्रोटेस्ट पेजेंट्स और ट्राइबल्स के शुरू हुए थे महाराष्ट्र रीजन में और डेक्कन रीजन में. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा डेक्कन राइट्स के बारे और महाराष्ट्र में जो पेजेंट मूवमेंट्स के बारे. वो एक बहुत बड़ा कारण उन मूवमेंट्स का था अगेंस्ट द मनी लेंडर्स, ठीक है. ब्रिटिशर्स को आइडिया आया, बिकॉज ये कंसेप्ट ब्रिटेन में भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1800s में. ब्रिटिशर्स को आइडिया है कि कोऑपरेटिव्स हम अगर बनाएंगे इसी तरीके से इनका जो एक सोसाइटी बनेगी फार्मर्स की, एंड दे बी एबल टू क्रेडिट देमसेल्व्स थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो क्रेडिट है, फाइनेंशियल क्रेडिट है, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू मिल सकता है और इनको डिपेंडेंसी ज़्यादा मनी लेंडर्स पे नहीं रखनी पड़ेगी. 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को पास किया गया था. यानी कि जो कोऑपरेटिव्स एक से ज़्यादा स्टेट्स में प्रेजेंट है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई बैंक हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अगर कोई एक से ज़्यादा स्टेट में प्रेजेंट है, इसी के कारण ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को पास किया गया था, ठीक है जी. Considering the fact that cooperatives fall in the state list of the constitution, center will have to innovate to provide legal sanctity for the new ministry. ठीक है. एट द सेम टाइम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं कर सकता सेंटर, बिकॉज ये जैसे एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है उसी तरह से कोऑपरेटिव्स भी स्टेट लिस्ट में आता है. एट द सेम टाइम सेंटर हैज टू इंश्योर दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द स्टेट्स डोमेन बाय दिस कंसेप्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. Cooperatives have made significant contributions in poverty alleviation, food security, management of natural resources and the environment. अमूल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर उसकी हम बात करें. वे फॉरवर्ड.
सो द सेक्टर हैज़ बिकम, अब इसमें कुछ कंसर्न्स हैं जो इस आर्टिकल्स में शेयर किए गए थे कि ये, क्योंकि मैंने बताया कि पॉलिटिकल क्लैश बहुत है कोऑपरेटिव्स के साथ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कोऑपरेटिव्स के साथ। इनफैक्ट महाराष्ट्र की असेंबली में देर आर 150 लेजिस्लेटर्स हु हैव हैड अ हिस्ट्री विद कोऑपरेटिव्स, ठीक है। उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही शुरू हुआ था। दे वर ग्रास रूट एक्टिविस्ट इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। मैंने आपको अभी शरद पवार के बारे बताया, अजीत पवार के बारे बताया। शरद पवार एनसीपी पार्टी के चीफ हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के। इनफैक्ट हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, वो भी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के हेड रह चुके हैं बहुत सालों तक, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन संभालने वाले हैं। उनका भी एक पास्ट रह चुका है कोऑपरेटिव्स के साथ, ठीक है। डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई एंड द स्टेट्स। अब इसमें यह बात भी समझनी जरूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये आते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज के डोमेन में, ठीक है। सो ये रेगुलेटर है, ठीक है। ये जो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके जो रेगुलेशंस और लॉज हैं वो स्टेट के डिफरेंट एक्ट्स में पास किए जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सो अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, तो कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड आरबीआई के डोमेन के अंदर। अब जब 2 साल पहले ये जो स्कैम हुआ था, पीएमसी स्कैम, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम हुआ था 2019 में, सो ये अभी लास्ट ईयर की बात है जब एक प्रपोजल आया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड करके कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई की रेगुलेटरी एम्बिट में डाला जाए, ठीक है। सो फ्रॉम, ये पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर दिस हैपेंड कि आरबीआई हैज आल्सो बिकम अ रेगुलेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, ठीक है। सो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, दिस इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स। दिस वाज एनैक्टेड टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव्स व्हिच इन टर्न हेल्प प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9B वाज इंसर्टेड। पार्ट 9B जो इंसर्ट किया था, दैट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स। दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 243 ZH टू आर्टिकल 243 ZT, ठीक है। सो पार्ट 9 पंचायत का रहता है, लोकल गवर्नमेंट्स का रहता है। उसके अलावा अमेंडेड आर्टिकल 19(1)(c) क्लॉज C बाय इंसर्टिंग आफ्टर द वर्ड्स और यूनियंस द वर्ड्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। सो द राइट टू फॉर्म यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये एक गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। सो कोऑपरेटिव जो है एक गांधीयन DPSP भी है, ठीक है। सो इंसर्टेड आर्टिकल 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी इंफॉर्मेशन, autonomous functioning, democratic control and professional management of the cooperative societies, ठीक है। सो मोर और लेस जो अभी कंसर्न, अगर हम सम अप करें, जो निकल के आ रहा है वो ये है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगी, बिकॉज जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पॉलिटिक्स और कोऑपरेटिव्स का एक बहुत नेक्सस रह चुका है, तो क्या जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप को डिस्टेंस कर पाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज से? दूसरी बात, कितना सक्सेसफुल रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पेनिट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज अभी तक सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स में है कि कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। एंड इनफैक्ट there are around 1,94,195 डेयरी कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री, ठीक है। एंड लगभग 350 शुगर मिल्स हैं जो कोऑपरेटिव्स हैं, और ये 350 शुगर मिल्स में से जो शुगर, सो दीज शुगर मिल्स, 350 शुगर मिल्स, दीज कंट्रीब्यूट टू 35% ऑफ द शुगर प्रोडक्शन इन द कंट्री, ठीक है। सो अगर ये और बढ़ेगा, अगर
कोऑपरेटिव्स डेयरी में तो खैर बहुत ज़्यादा है ही हैं, बट अगर शुगर में, फिशरीज में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर ये और ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ता है, सो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तीसरी बात ये है कि इसको डेमोक्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है, कि यहाँ पे 1 मेंबर पर वोट का जो डिसीजन रहता है बोर्ड में वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर ऑल ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। सो ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। सो वी हैव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केरला मॉडल फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। अब ये जो प्रपोजल था, ये आर्टिकल बहुत अच्छा शशि थरूर जी ने लिखा हुआ है। ये जो प्रपोजल था एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का, पहली बारी ये 2013 में 2013 में इसका प्रपोजल पहली बार रखा गया था। उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज 2014 में जब नई सरकार आई तो ये जो बिल था ये लैप्स हो गया था। इसका प्रपोजल था, ये अभी लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में नहीं गया था। सो ये बिल फिर उसके बाद इनिशिएट नहीं हुआ 2014 के बाद। उसके बाद शशि थरूर ने फिर इस बात का प्रपोजल 2016 में रखा था, बट अगेन इन 2019 दिस बिल लैप्स्ड। उसके बाद 2019 के बाद जब अब नई लोकसभा बनी, उसके बाद इस बिल को अभी भी पार्लियामेंट लेवल पे डिबेट नहीं किया, पार्लियामेंट लेवल पे डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। सो ये जो प्रपोजल है अब शशि थरूर का, क्योंकि शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केरला से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये प्रपोजल केरला गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को क्यों ना स्टेट्स लागू करना शुरू करें। अगर एक स्टेट शुरू करेगा तो बाकी स्टेट्स भी उन स्टेट्स को फॉलो करेंगे, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम तो हमारी कंट्री में वाइड स्प्रेड काफ़ी है, राइट। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये तो 4-5 प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 15 प्रोवाइडेड है, बट it does not bar private individuals or institutions from doing what the state is not permitted to do, ठीक है। सो कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट एंटिटी है, वो हम देखते हैं कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है, बिकॉज मान लीजिए कि कोई बंदा ट्रांसजेंडर है या कोई डिसेबल्ड है और उसको उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, कंपनी, एंटिटी, एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट, ठीक है। सो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब डिस्क्रिमिनेशन के भी नए तरह के फॉर्म्स आ गए हैं, राइट। जस्ट दीज 4-5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर नॉट द ओनली ग्राउंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सो यू हैव डिसेबिलिटी, यू हैव ट्रांसजेंडर्स, सो नए फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं साइलेंट सेग्रीगेशन की, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिटल स्टेटस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ईटिंग प्रेफरेंसेस आर फॉलोड इन सेवरल हाउसिंग सोसाइटीज, ठीक है। सो अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे किया जा रहा है कि यहाँ पे बीफ खाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, वो नहीं यहाँ पे बीफ खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी केसेस आए थे बॉम्बे में, ऐसे काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, अर्बन सोसाइटीज़ हैं, पीछे काफ़ी ऐसे केसेस आए थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन के अगेंस्ट टारगेट किया गया था कि वो बीफ खाते हैं तो हम वहाँ पे उस सोसाइटी में नहीं रहेंगे। या अगर कोई इस तरह का टारगेट किया जाए कि कोई चिकन खाता है, सो डाइटरी कंजम्पशन के पैटर्न में डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी सिली, ठीक है, बट ऐसा होता है, ऐसा फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा मैरिटल स्टेटस पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ट्रांसजेंडर्स एट्सेट्रा। सो डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट ऑपरेट अलॉन्ग अ सिंगल एक्सिस, इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 2 और मोर ग्राउंड्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। सो अब फॉर एग्जाम्पल दलित वुमेन, ठीक है। अब वो दलित वुमेन जो है वो दलित भी है, वो वुमेन भी है, तो दलित वुमेन होने के कारण उसको एज अ दलित उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट भी किया जा सकता है, और क्योंकि वो वुमेन है तो भी उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दलित वुमेन का इसमें शेयर किया गया है। लीगल रेमेडीज, ठीक है जी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है, आर्टिकल 15 है, लेकिन उसके बावजूद भी आज 70-75 सालों के बाद भी इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे कंट्री में हो रहा है। वी कांट डिनाई दैट, राइट। सो लीगल रेमेडीज क्या है?
ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है विच कैन फिल इन द एग्जिस्टिंग गैप्स। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक लिबरल डेमोक्रेसी है, राइट, और इंडिया को बहुत प्राउड है अपने डेमोक्रेटिक ईथोस का, बट इंडिया में 75 ईयर्स बीइंग डेमोक्रेटिक ऐसा कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है, राइट। साचर कमेटी ने 2006 में इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की जरूरत को पहली बार रिकॉग्नाइज किया था, इस बात को भी 15 साल हो गए हैं। No provisions in the Constitution under Article 15 which explicitly list ethnicity, linguistic identity, nationality, marital status। तो ये नए फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ये 4-5 ग्राउंड्स तो मेंशन है आर्टिकल 15 में, बट ये नए फॉर्म्स हैं, राइट, ये इवॉल्विंग फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए हमको एक लॉ चाहिए। Only ways the progressive legislation of this nature can be passed in the present climate would be if states lead the way। So अगर पार्लियामेंट में ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लैप्स कर गया, 2 बारी लैप्स कर गया, 2014 में भी 2019 में भी, बहुत अच्छा प्रपोजल था शशि थरूर का, वो वैसे भी बहुत वोकल हैं बहुत सारे मुद्दों को लेके, ही इज ऑलवेज वेरी वोकल। सो अगर ये बिल नहीं वहां पे पार्लियामेंट में इनिशिएट हो पाया, नहीं पास हो पाया, सो व्हाई नॉट लेट दिस बिल पास थ्रू द स्टेट्स। अगर एक स्टेट इंप्लीमेंट करेगा तो बाकी स्टेट्स भी उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और the state legislature can use its power under entry 8 of list 3 in the 7th schedule to the constitution to enact an anti-discrimination law। तो ये states के legislative दायरे में है और states चाहें तो ये बिल पास कर सकते हैं। अगर एक state करेगा तो definitely और भी states उसका एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहला केरला का एग्जाम्पल दिया गया कि केरला ने ये ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, ठीक है। अब केरला का ड्राफ्ट बिल जो है ये क्या कहता है, सो ये जो बिल है ये बैलेंस करता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैंडेट को विद अदर राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो एफर्मेटिव एक्शन की यहाँ पे बात आती है कि ठीक है एंटी डिस्क्रिमिनेशन को तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टैंड तो है इसका, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो अब किसी और के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो ओनली एट द कॉस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उस बात का भी ख्याल रखा गया है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक ड्रामा कंपनी ने रामायणा की प्रोडक्शन करनी है, रामायणा की कोई मूवी बनानी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया गया, तो वहां पे एक मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है टू प्ले द रोल ऑफ लॉर्ड राम। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि जी वहां पे मेल प्रेफरेंस क्यों है, फीमेल प्रेफरेंस क्यों नहीं है, बिकॉज वो कैरेक्टर एक मेल ओरिएंटेड कैरेक्टर है, उसकी रिक्वायरमेंट एक मेल हीरो की है, तो डेफिनेटली वहां पे हम ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। द बिल ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस affirmative action provisions whereby public authorities are obliged to diversify their workforces by recruiting members of disadvantaged sections, जैसे कि ट्रांसजेंडर या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। सो अब ये भी डिस्क्रिमिनेशन के एम्बिट में माने गए हैं। इवॉल्विंग फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात करी, तो ट्रांसजेंडर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी डिस्क्रिमिनेट करना या उनको एम्प्लॉय ना करना या उनको प्रमोशन ना देना बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और बेस्ड ऑन देयर डिसेबिलिटी इज रॉन्ग, एंड दिस बिल एड्रेसेस दिस इशू। Then there is a provision of Kerala Equality Commission to adjudicate complaints and to provide policy recommendations to the state government. Now, क्या ये बिल गेम चेंजर होगा? सवाल ये है। So, अगर ये बिल इनैक्ट किया जाता है, so this would be the largest expansion of civil rights in the state since the commencement of the constitution. So, it's been 75 years we got independent, right? And we are a स्ट्रॉन्ग लिबरल डेमोक्रेसी शैल बी से। सो अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग लिबरल डेमोक्रेसी हैं तो हम अपने सिविल राइट्स को, सिविल लिबर्टीज को इस एक्सटेंट तक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमने एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल मैंडेट पास कर दिया है। इट कैन बी अ मॉडल फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो, डेफिनेटली इट कैन बी, and an anti-discrimination law is not a solution, is not the only solution. Panacea means solution for the problems of inequality and social prejudice, but a necessary step required. So ये ultimate solution तो नहीं है, panacea means solution. So this is not the ultimate solution, but at the moment this is a very essential step which is required. नेक्स्ट है जी शेपिंग अ ट्राइलेटरल एज रोम लुक्स एट द इंडो-पैसिफिक, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। रोम यानी कि इटली, अब इटली आजकल न्यूज में इस करके भी है, इटली भी हाल ही में यूरो कप जीता है अगेंस्ट इंग्लैंड पेनल्टी शूटआउट्स में, राइट। अब इटली का रोल अब यहां पे डिस्कस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, दैट हाउ इटली कैन अलाइन विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है जी। सो
सवाल पहले ये आता है कि इटली इमीडिएट नेबर तो नहीं है इंडिया का, ठीक है, इमीडिएट नेबरहुड में दूर दूर तक इटली कहीं पे नहीं है। अब इटली यूरोप में है और इंडिया साउथ एशिया में है, सो व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इटली की इन्वॉल्वमेंट यहां पे रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा मैरीटाइम सिल्क रूट के बारे में। यहाँ पे ये वही सिल्क रूट है, एंशिएंट सिल्क रूट, जिसको चाइना ने रिवाइव किया है मैरीटाइम सिल्क रूट के थ्रू। और जो एंशिएंट सिल्क रूट था वो, जैसे कि आप जानते हैं, वो ईस्ट चाइना से लेके यहां तक वेस्टर्न यूरोप तक स्ट्रेच करता था। और चाइना ने अब फिर से इस रूट को रिवाइव किया है, इस बात को भी 4-5 साल हो गए हैं। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, मैरीटाइम सिल्क रूट। सो चाइना अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स है काफी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, इसके बारे में हम जानते हैं। सो इटली जो है, इटली बहुत एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी, एंड यहां पे आता है आपका रेड सी, ठीक है। सो रेड सी में और मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे पायरेसी इश्यूज रहते हैं, ठीक है। सो गल्फ ऑफ एडेन जो रेड सी में है, सोमेलिया के जो पायरेट्स होते हैं। सो यहाँ पे जो इटली की जो नेवल प्रेजेंस है इन दिस रीजन, द मेडिटेरेनियन रीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और क्योंकि मैरीटाइम सिल्क रूट की यहाँ पे बात की गई है, सो इसका जो स्ट्रेच है कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन से लेके आपका मेडिटेरेनियन सी तक है। सो इस करके इटली की जो कोलैबोरेशन है, इटली की जो टेक्निकल नो हाउ है, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी इंडिया के लिए। और इंडिया जो कि ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस रखता है इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक ओशन में। आफ्टर ऑल इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है इन द इंडियन ओशन, एंड इंडिया का जो डोमिनेंस है फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये कोलैबोरेशन इंडिया, इटली एंड जापान और इंडिया के ऑब्वियसली हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और जापान भी पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है, और जापान और चाइना के भी बहुत इश्यूज आपको पता है काफी टाइम से चलते आ रहे हैं। सो इस कारण इटली को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इस कोलैबोरेशन में आ सकता है, ठीक है। नाउ अभी इंडो पैसिफिक रीजन में आपको जैसे कि पता है कि चाइना इज प्लेइंग, जैसे कहते हैं हम, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, एक बहुत मस्कुलर और अग्रेसिव डिप्लोमेसी, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे नेशंस हैं, आइलैंड नेशंस हैं हमारे इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में, जहाँ पे चाइना अपना हेजमन का रोल प्ले करता है, डोमिनेट करता है। सो इंडिया को लुक फॉरवर्ड किया जाता है एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन एंड द इंडो पैसिफिक रीजन एज वेल। एंड यहाँ पे पिछले कुछ एक साल से बहुत सारे अलायंसेस बन रहे हैं टू काउंटर द चाइनीज एग्रेशन। एक बहुत पॉपुलर अलायंस है जो है हमारा क्वाड, खास करके जब से जो बिडेन ने प्रेसिडेंसी संभाली है तब से क्वाड के लेके काफ़ी सारी बात हो रही है, ठीक है। एंड लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूएसए, यूके, तो ये सारी कंट्रीज दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस टूवर्ड्स काउंटरिंग द चाइनीज एग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। सो उसी तरह से अभी ये लाइक माइंडेड अलायंसेस की अभी और जरूरत है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो हेजेमन है, चाइना का जो अग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो एक अलायंस यहां पे इंडिया, जापान और इटली का भी सामने आया है, ठीक है। नाउ इटली एंड इंडिया ऑल्सो हैव अ गुड ट्रेड रिलेशन बिटवीन देम, सो दे हैव अ ट्रेड रिलेशन विच इज वर्थ 9.2 बिलियन यूरोस, ठीक है जी। सो काफ़ी अच्छा ट्रेड रिलेशन भी दोनों के बीच में। उसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया, इटली और इंडिया के कोलैबोरेशन डिफेंस में और एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इटली की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस है मेडिटेरेनियन सी में। सो विच इज़ वाई इटली का जो नॉलेज शेयर है, जो नॉलेज ट्रांसफर है टुवर्ड्स द इंडियन नेवी भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। सो उसके अलावा एग्रीकल्चर में, डिफेंस में और कई सेक्टर्स में बिटवीन इटली एंड इंडिया पैक्ट साइंड है, ठीक है। सो दे एंजॉय अ गुड रिलेशन, ऑल्सो सिविलाइजेशनल रिलेशंस, बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन और जो रोम सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, सो दे एंजॉय रिलेशंस फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो इटली की आउटरीच जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। दिस इनिशिएटिव कम्स आफ्टर ईयर्स ऑफ रोम्स रिलेटिव एब्सेंस फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द रीजन, एज इट सॉट टू कंसंट्रेट मोर ऑन द अटलांटिक एंड यूरोपियन डायमेंशंस। सो अभी जो G20 की भी समिट है वो इटली में इस साल होल्ड की जाएगी, और अभी लास्ट मंथ हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, ही वाज देयर इन इटली, ही वाज ऑन अ 2-day विजिट, ही वाज ऑन अ विजिट टू यूरोप एंड ही ऑब्वियसली विजिटेड ग्रीस एंड इटली बोथ,
एंड वहाँ पे भी इस कोलैबोरेशन के बारे में बात की गई थी. इनफैक्ट जो हमारे इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रागी, उन्होंने भी काफ़ी कोलैबोरेशन करी विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इनिशिएटिव को लेके, और उन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई इस इंडो पैसिफिक फोरम में ज्वाइन करने का. इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो टारगेट है इंडिया का टुवर्ड्स द अदर नेशंस, इसमें काफ़ी उन्होंने अपना एक विलिंगनेस दिखाया था. ठीक है. एंड इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही वाज वेरी वोकल अगेंस्ट द चाइनीज कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस एंड ही टर्म्स देम एज अनफेयर एंड इनवाइटेड द यूरोपियन यूनियन टू बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रिक्टर टुवर्ड्स द चाइनीज गवर्नमेंट. राइट, बिकॉज बहुत सारी यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं इन द यूरोपियन यूनियन जो अभी भी लिबरल हैं टुवर्ड्स चाइना डिस्पाइट ऑल द थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड इन द लास्ट 1.5 years. बट इटली इज वन कंट्री व्हिच हैज बीन वेरी वोकल अगेंस्ट द चाइनीज aggression. On the Indian side, there is great interest in forging new partnerships with like-minded countries interested in preserving peace and stability in the Indo-Pacific. So, like-minded alliance की ज़रूरत है to counter the Chinese aggression. So, trilateral cooperation is the key. ठीक है जी. So, India and Italy can learn more from each other's practices and interests, and they can consolidate a strategic dialogue that should include the economic, security and political dimensions. ठीक है. So, जैसे मैंने बताया कि जो नेक्स्ट G20 लीडर्स की समिट है यानी कि 2021 की, वो रोम में है, और 2022 की इंडोनेशिया में, 2023 की इंडिया में है. राइट. सो एक सिनर्जी दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छी बनी हुई है. राइट. आफ्टर ऑल इंडोनेशिया भी जो है वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में लाई करता है, एंड वो भी कहीं ना कहीं एक अलायंस में है विद यूएस एंड विद इंडिया एंड विद ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम क्वाड प्लस भी कहते हैं, against the Chinese aggression. Then Italy is already present in the Western Indian Ocean, where it is engaged in the anti-piracy operations of the coast of Somalia. So as I discussed कि बहुत सारे piracy issues हैं, pirates of Somalia, जो कि मेडिटेरेनियन सी में और रेड सी में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, काफ़ी ऐसे नेफेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. तो इटली की जो नेवी है वो वहाँ पे इस एक्टिविटीज़ को, पायरेसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही है और बहुत सक्सेसफुल रही है इनको कंट्रोल करने में. ठीक है. So Italy has to come out with a blueprint now. They have to show that what are the kind of initiatives they can take towards the Indo-Pacific. ये मैप है Indo-Pacific का, और ये मैप जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था मैरीटाइम सिल्क रूट का है, जहाँ पे हमको ये समझ आता है कि इटली और इंडिया का जो रिलेशंस है इतने पुराने हैं सिल्क रूट के टाइम से, जैसे हमने बात करी, और अभी प्रेजेंटली बिकॉज मैरीटाइम सिल्क रूट इज अ चाइनीज प्रोजेक्ट, रिवाइवल ऑफ द सिल्क रूट, तो कैसे इटली और इंडिया की सिनर्जी इसमें कंबाइंड हेल्प कर सकती है इंडिया को. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है जी, टैपिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ यूथ. सो बेसिकली ये डेमोग्राफिक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. सो डेमोग्राफिक, जैसे कि आप जानते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 59. ठीक है. सो इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. ठीक है. सो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 to 59 के बीच में रहती है. ठीक है. नाउ 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था. ठीक है. सो हर साल इट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन डेज ऑन द 11th of July. ठीक है. ऑब्जेक्टिव वॉज टू रेज अ डिस्कोर्स ऑन सस्टेनेबल वेज टू सेफगार्ड ईच लाइफ एडिंग अप टू द पॉपुलेशन. सो हाउ कैन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाउ कैन द डेमोग्राफिक्स बी टैप्ड एज एन अपॉर्चुनिटी. सो डेमोग्राफिक्स को एज ए चैलेंज नहीं बट एज एन अपॉर्चुनिटी कैसे हम उसको टैप कर सकते हैं, इस बात के बारे में बात की गई थी. The window India has to leverage its demographic dividend is narrower. So जो median age है एक Indian population में, जो median age है that is somewhere around 29 to 30 years. ठीक है. ये जो विंडो है इस 29 to 30 years is a young population. ये काफ़ी, India is known to have a very youthful population. पर ये जो विंडो है ये बहुत नारो हो ही जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा तो पॉपुलेशन ग्रो करती रहेगी, ओल्ड पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और यंग पॉपुलेशन कम होती रहेगी. सो बेबी बाय 2050 हम एक प्लाटू हिट कर देंगे जहाँ पे जो हमारी यंग पॉपुलेशन होगी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. ठीक है. सो वी हैव टू यूटिलाइज ऑन दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड टू द अर्लीस्ट. नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? refers to the growth in an economy that is the result of change in the age structure of country's population. So 15 to 59 जो है वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है. ठीक है. डेमोग्राफिक डिविडेंड के अकॉर्डिंगली. एंड
सो ऑब्वियसली, सो अगर हमारे कंट्री में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है as compared to the dependent population, so that is a good demographic dividend, right? It is critical that we focus our attention on safeguarding young people's well-being because India's welfare hinges on them. So India की जो economic growth है, economic prosperity, that hinges on this young population. Impact of pandemic, right? अब pandemic का क्या impact रहा है हमारे demographics पे, right? So over 62% of the population in India is aged between 15 and 59 years. So that is more than half, right? And the median age of the population is less than 30 years. So just as I discussed, 29 to 30 years is the median age of the population. India's demographic dividend represents the potential for economic growth based on the age structure of the population. सो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे, नौजवान होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है देश के लिए, राइट? ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहेंगे कि 14-13 साल के बच्चे काम करें या 65 एंड अबव के सीनियर सिटीजन्स जॉब्स करें, राइट? सो जो यूथफुल पॉपुलेशन है, राइट, सो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है बिटवीन 15 टू 59, अगर इस कैटेगरी में ज़्यादा लोग होंगे काम करने वाले, ज़्यादा लोगों के पास रोजगार होगा, तो वो देश की प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है. नाउ अकॉर्डिंग टू, सो यहाँ पे डेटा शेयर किया गया, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन पे वो सिर्फ 4.4% ऑफ जीडीपी था 2019 में, और ये और कम हो गया 2020 में, विच इज 3.4% ऑफ जीडीपी, राइट? सो पैंडेमिक के टाइम पे जब एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ना चाहिए था, उल्टा एक्सपेंडिचर कम हुआ एज कंपेयर टू द प्रीवियस फिस्कल ईयर. In India, more than 32 crore students have been affected by the nationwide lockdown. So many students, not everybody is fortunate enough to have tablets or computer devices जहाँ पे वो ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं. और एक जो एडवांटेज होता है क्लासरूम टीचिंग का, क्लासरूम लेक्चर्स का, जो खास करके छोटे बच्चों को मिलता है जब वो अपने पेयर्स को, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को देखते हैं, पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ जो एक फिजिकल टीचिंग में होती है वो इनको भी नहीं मिल पा रही, बिकॉज नॉट एवरीबडी इन इंडिया इज एबल टू अफोर्ड अ लैपटॉप और अ टैबलेट. सो मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन इम्पैक्टेड, उनकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. Adolescent mental well-being has taken a big blow, with 17% of young people likely to be suffering from anxiety and depression. अब this can be across, I mean यहाँ पे जो ये 17% of young people हैं, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं, चाहे वो नहीं ले पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो 1.5-2 साल से अपने घर में लॉकडाउन है, राइट? वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. आफ्टर ऑल यही एज होती है बच्चों की स्कूल जाने की, जब वो फ्रेंड्स बनाते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, सोशल सर्कल बनाते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं, टीचर्स को बेस्ड ऑन द फिजिकल टीचिंग वो ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. बट ये सब ऑनलाइन नहीं हो पा रहा, एंड ऑब्वियसली बिकॉज जो स्क्रीन टाइम है ऑनलाइन क्लासेस का, वो कहीं ना कहीं आइज पे भी इम्पैक्ट करता है. सो मेनी सच प्रॉब्लम्स कैन अराइज. Increased poverty levels during the pandemic may well have led to a worrying spurt in early marriages of girls in India, right? So what is the way forward? Collaboration actions of the key ministries, the government agencies and civil society will be the central point to develop a holistic and meaningful solution. Studies have also established strong links between nutrition and cognitive scores among teenagers. अब आपको जैसे पता होगा कि स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम्स बहुत पॉपुलर हैं, तो जो ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं होते हैं उनके लिए ये बहुत एक एडवांटेजेस रहता है कि वो स्कूल्स में जाके उनको खाना मिलता है, ठीक है? और ऑब्वियसली अगर वो वेल नरिश्ड होंगे, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ही उनका दिमाग अच्छा चलेगा, उतना ही वो अच्छा पढ़ पाएंगे. सो वो जो इंसेंटिव मिड डे मील स्कीम्स का है वो भी अब इन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, जो स्टूडेंट्स खास करके पुअर हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन. Coordination across departments can enable better solutions and greater efficiencies in tackling the crisis that our adolescents face. अब यहाँ पे बात टाइगर इकोनॉमीज की भी करी गई है. सो टाइगर इकोनॉमीज जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, ये टाइगर इकोनॉमीज इनको कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज कहा जाता है. इन्होंने भी 1965 से 1990 के दौरान में काफ़ी ग्रोथ किया. इनफैक्ट लेट 90s में इनका जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? सो यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, इन्होंने भी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को टैप किया, पोटेंशियल को टैप किया, ठीक है? सो
East Asia's working age population grew at a faster rate than its dependent population. So dependent population कौन सी होगी? Which is less than 15 और above 65, वो dependent population होगी, ठीक है? और productive population कौन सी होगी? Between 15 to 59. Improving the lives of our adolescents in mission mode would lift their lives, but also generate a virtuous cycle with healthier and educated young adults. So we would want कि हमारे देश में जो न्यू इंडिया की बात की जाती है, तो हमारे देश में बच्चे जो हैं स्वस्थ हों, एजुकेटेड भी हों, उनको रोजगार भी मिले एंड उनको नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन भी अच्छी मिले. देन अगेन अगला जो आर्टिकल है वो इसी से मिलता जुलता है, लॉस ऑफ लर्निंग. सो यहाँ पे बेसिकली बात वही की गई है कि बिकॉज लॉकडाउन्स के कारण अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. एंड एक रिपोर्ट है, सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट. So during the first wave in 2020, 3 out of every 4 children had no internet access. ठीक है. So इंटरनेट पेनिट्रेशन, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया में. दूसरी बात ये भी है कि अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन हो भी तब भी काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों को कोई एक्सपेंसिव टैबलेट या लैपटॉप प्रोवाइड करना, बिकॉज एट द एंड दे हैव टू चूज बिटवीन प्रोवाइडिंग फूड टू द फैमिली, स्पेशली इन दीज टाइम्स जब जॉब्स वगैरह खतरे में है, एंड और प्रोवाइडिंग देम लैपटॉप्स और टैबलेट्स. ठीक है. सो दैट इज अ चॉइस विच दे हैव टू मेक, एंड डेफिनेटली food is the first choice which they would want to make, the parents of these children. Many children have been deprived of midday meals, thereby increasing the burden on already struggling families. ठीक है. सो देर आर रिपोर्ट्स कि बच्चों को फोर्स चाइल्ड लेबर में, छोटी बच्चियों को फोर्सफुली उनकी मैरिज कराई जा रही है, छोटे बच्चों को फोर्स चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, फैमिली की तरफ से प्रेशर है बिकॉज अभी वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, फ्री हैं. सो जस्ट टू सेव फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, जस्ट बिकॉज उनका खर्चा पेरेंट्स को ना उठाना पड़े, इस करके इस तरह के भी काम किए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. सो अभी थर्ड वेव का खतरा जरूर मंडरा रहा है, लेकिन जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत अनलाइकली होगा कि थर्ड वेव बच्चों को यानी कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है. एक इजरायली स्टडी हुई थी पीछे, इजरायली स्टडी के हिसाब से अगर 20% वैक्सीनेशन बढ़ा दी जाए बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 50, तो जो कोरोना पॉजिटिव होने का जो खतरा है बिलो द एज ऑफ 16 के जो बच्चों को कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा है वो हाफ हो जाता है, दैट डिक्रीजेस बाय हाफ. सो अगर जितनी जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है जितनी जल्दी वो वैक्सीनेट होगी उतना ही सेफ हमारे देश में बच्चे फील कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज शुरू हो सकेंगी. ठीक है. सो कंक्लूजन, the schools cannot remain closed until each child is vaccinated because this may take years, because ये इसको 4-5 साल भी लग सकते हैं. ठीक है. और ये स्कूल के जो स्कूल गोइंग जो डेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के फ्रेंड्स बनते हैं, पर्सनालिटी डेवलप होती है, और इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में, क्विजेज में वो पार्टिसिपेट करते हैं. सो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होती है, कितनी और चीज़ें होती हैं जो एक कम्युनिटी में रह के ही हो सकती हैं. ठीक है. और बच्चे कम से कम 8 से 9 घंटे तो स्कूल में स्पेंड करते ही हैं. सो अगर ऐसा चलता रहा तो ऑब्वियसली स्कूल्स तो फिर कभी खुलेंगी नहीं अगर हम वैक्सीनेशन बच्चों की भी कराने में और 4-5 साल लगा देंगे. देन स्कूल्स विल नीड टू इम्प्लीमेंट मेजर्स सच एज सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, वेंटिलेशन एंड रिडक्शन इन क्लास साइजेस. ठीक है. डिजिटल इंडिया इज स्टिल सम टाइम अवे. सो डिजिटल इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है जितना हम सोचते हैं, और अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है और इंटरनेट कोई स्मार्टफोन डिवाइस भी नहीं है. ठीक है. सो एडीबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से बिकॉज ऑफ दीज प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर्स अराउंड अबाउट $1.25 ट्रिलियन और 5.4% ऑफ रीजन्स यानी कि एशिया, साउथ एशियाज जीडीपी, इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है. सो जो मॉनेटरी लॉस है बिकॉज ऑफ द स्कूल क्लोजर्स, बिकॉज जो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, दैट इज अराउंड अबाउट $1.25 ट्रिलियन. ठीक है. दिस इज अराउंड 5.5% ऑफ द रीजन्स डेवलपिंग एशिया और शैल बी से द साउथ एशियाज जीडीपी. चलिए, अब है फैमिली मिस प्लानिंग. ठीक है. ये आर्टिकल जो है ये अब आज आया था इंडियन एक्सप्रेस में, एंड ये दिस इज इन रेफरेंस टू जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं कि मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाली है कि
दैट एनी सिटीजन्स हु वायलेट्स द टू चाइल्ड पॉलिसी, यानी किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उनको ना ही केवल लोकल बॉडीज में कंटेस्ट करने से रद्द किया जाएगा, बार किया जाएगा, लेकिन जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और उनको सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। तो ये पनिशमेंट है कि रिफॉर्म है? बात ये आती है, इज दिस रिफॉर्म और दिस इज प्यूनिटिव स्टेप? ठीक है। नाउ a policy or law that arms the government with more powers over citizens is erroneous for another fundamental reason. So इंडिया को ऐसा अभी कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का खतरा नहीं है। चाइना ये कर चुका है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेट 1970s और अर्ली 1980s में शुरू करी थी और अभी आप देखिए 2016 में चाइना ने वो पॉलिसी रिवर्स करी, बोला कि आप 2 बच्चे भी कर सकते हैं और अभी हाल ही में चाइना ने 3 बच्चे करने तक की भी परमिशन दी है। ठीक है। सो क्लियरली Chinese experiment failed this one child policy. So at the same time हम ये नहीं चाहते कि population explosion हो। अभी इंडिया को ऐसा कोई खतरा नहीं है population explosion का, but at the same time we do want कि population control में रहे। But then there's a way for that. You can't just pass a diktat कि भाई एक policy ऐसे बना दी इसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको हर एक चीज़ में बार कर दिया जाएगा। So there has to be a way, there has to be a innovative way whereby you can encourage people to plan their families smaller in number. अब यूपी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यूपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको सिर्फ अभी ये फैमिली प्लानिंग का इशू दिख रहा है। ठीक है। सो ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस आल्सो। यूपी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, द मिसमैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक, करप्शन, हेल्थ, लिटरेसी, राइट। सो आई मीन बहुत सारी और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लेजिस्लेट किया जा सकता है। सो ये जो मुद्दा है इतना भी सेंसिटिव नहीं है जितना सेंसिटिव बनाया गया है। ठीक है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट शुड बी सीन मोर एज एन अपॉर्चुनिटी रादर दैन एज अ चैलेंज, जिसके बारे हमने अभी पिछले आर्टिकल में भी बात करी थी, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ द यूथ में। सो डेमोग्राफिक अगर है, अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा नौजवान हैं, तो उनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, उनको स्टेट का रोल होना चाहिए, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनको लिटरेट करे। तो इसको चैलेंज नहीं देखना चाहिए, बिकॉज अगर उतने ही हाथ आपके कमाने वाले भी होंगे, अगर ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जॉब्स करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, तो वो उल्टा हमारे लिए उसका फायदा ही है। कंट्री की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्टिलिटी रेट की बात होती है, तो यूएन डेफिनेशन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स ऑफ अ वुमन, द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एज ऑफ 50। ठीक है। इफ शी वर थ्रू आउट हर लाइफ टू द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स ऑब्जर्व्ड इन अ गिवन ईयर। तो ये यूएन डेफिनेशन है। अभी हमारे नेशनल लेवल पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये बेटर हो गया है। ये 3.4 था 1994 में, अब 2.2 पे है। ठीक है। सो वी हैव मेड एन इंप्रूवमेंट। देन डेकेडल ग्रोथ रेट्स हैव डिक्लाइंड अक्रॉस ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। स्पेशली अगर हम मुस्लिम्स की भी बात करें तो उनकी जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी कम हुए हैं एज कम्पेयर इवन टू द हिंदूज। नाउ अगर हम यूपी की बात करें, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट हैज़ फॉलन 1.1 पॉइंट्स। सो आई मीन अभी उसका जो यूपी में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है, पहले वो 3.8 था, यानी कि ऑलमोस्ट 4। तो इम्प्रूवमेंट हुई है, और ये विदाउट एनी कोर्सिव लॉ और विदाउट एनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी था, वो भी अभी हुई ना अपने आप। So restrictive childbearing norms and state engineering of population is totally anti-democratic. So we don't want कि हम अगर अपने आप को इतना liberal और strong democracy कहते हैं, we wouldn't want to follow the Chinese example. After all, China अब regret कर रहा है और China ने भी अब reverse कर दी अपनी one child policy. Way forward? So the only way forward is कि government को invest करना चाहिए औरतों को एजुकेट करने में, एम्पावर करने में और उनकी चॉइसेस रिस्पेक्ट करने में। अगर हम औरतों को एजुकेट करेंगे तो फैमिली प्लानिंग खुद ब खुद होगी। ठीक है। ये सदर्न स्टेट्स के एक्सपीरियंस से हम जान पाए हैं, खास करके जो हमारे सदर्न स्टेट्स, अगर हम महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन लेवल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। ठीक है। सो वहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे 1 चाइल्ड नॉर्म बहुत नॉर्मल है, 2 चाइल्ड। सो वहाँ पे इतने ज़्यादा ह्यूज फैमिलीज नहीं है सदर्न स्टेट्स में। वो क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पे अटेंशन ज़्यादा दी गई एजुकेशन को, हेल्थ को एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को। सो यहाँ पे स्टेट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन पासिंग अ स्ट्रिक्ट और अ प्यूनिटेटिव लॉ। देन नेक्स्ट है जी तालिबान 2.0 एंड द अफगान टेस्ट। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। सी राजा मोहन, ही इज़ द गुरु ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत अच्छा लिखते हैं, इनका वीकली आर्टिकल आता है।
इंडियन एक्सप्रेस में। इन्होंने अभी जो इसका कंटेक्स्ट इस आर्टिकल का ये है बिकॉज अभी आपको पता है कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यूएस हैज़ लिटरली विड्रॉल 95% ऑफ इट्स आर्मी फ्रॉम अफगानिस्तान, और बहुत रैपिडली विड्रॉ हुआ है, ठीक है। एंड अभी अफगानिस्तान में बहुत इंस्टेबिलिटी है बिकॉज तालिबान हैज़ ऑक्यूपाइड मोर देन 85% ऑफ द अफगान टेरिटरी, ऑल्दो ये फिगर वेरीफाइड नहीं है, बट ये रियलिटी है कि जो इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अभी अफगानिस्तान में आने वाली है, और उसका जो रिपरकशन है वो पूरे सेंट्रल एशियन रीजन में है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे बात की गई है कि कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे रीजनल प्लेयर्स अपनी आइडियोलॉजी को साइड पे छोड़ के, अपनी आइडियोलॉजी को लीव बिहाइंड करके, वो कैसे एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ पीसफुल अफगानिस्तान, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द तालिबान टू द अफगान गवर्नमेंट, जो कि बहुत एक मुश्किल चैलेंज रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो बहुत डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। बिकॉज हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव है, हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट है। ईरान का अपना व्यू पॉइंट है, चाइना का अपना व्यू पॉइंट है, रशिया का अपना व्यू पॉइंट है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, टर्की भी इन्वॉल्व है अफगान पीस प्रोसेस में, राइट। सो यहाँ पे कहीं पे भी कन्वर्जेंस नहीं आ रहा व्यू पॉइंट्स का, डाइवर्जेंस है, ठीक है। सो नीड इज टू हैव मोर कन्वर्जेंस, ठीक है। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लॉक है, ये इसको ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसकी स्थापना किए को। नाउ अभी यहाँ पे दशनबे में, यानी कि तजिकिस्तान में इसकी अभी सबमिट होने वाली है, एससीओ समिट जो है। अब एससीओ समिट में इस इशू को बहुत मोबिलाइज किया जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली अफगानिस्तान इज वन ऑफ द ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो और जो बाकी मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं वो जोग्राफिकली नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, ठीक है। सो जोग्राफी, मेंबरशिप एंड कैपेबिलिटीज मेक द एससीओ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम टू एड्रेस द पोस्ट अमेरिकन चैलेंजेस इन अफगानिस्तान, ठीक है। नाउ जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि इसको 20 साल हो गए हैं इस्टेब्लिश किए को, तो लगभग 20 साल पहले ही 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स हुए थे, राइट। जब अमेरिका ने द ग्रेट वॉर ऑन टेरर अनाउंस किया था इन अफगानिस्तान, तो उस टाइम पे ये जो कंट्रीज़ हैं, बेशक आइडियोलॉजिकली तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, रशिया तो काफ़ी टाइम से हैं। सो ऑब्वियसली ये दोनों कंट्रीज़ जो आइडियोलॉजिकली हैं दे वर अगेंस्ट द यूएस, राइट, बट समहाउ दे वर सपोर्टिव ऑफ द यूएस आइडिया ऑन वेजिंग अ वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान। तो उस टाइम पे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। सो अभी जब पोस्ट यूएसए विड्रॉल, क्या रिस्पॉन्स रहा है बीजिंग एंड मॉस्को का, रशिया एंड चाइना का अभी क्या रिस्पॉन्स है, राइट। नाउ अनसरप्राइजिंगली अभी वो खुश हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ जॉय, सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है ना कि भाई हमने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा होगा, ये होगा। उनको अभी खुशी मिल रही है कि यूएस हैज़ फेल्ड। उनको ऐसा लग रहा है कि यूएस डेफिनेटली, यूएस अभी जिस तरह से विड्रॉ कर रहा है उस तरह से कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पीसफुल है या स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में चाइना एंड रशिया ड्राइविंग अ लॉट ऑफ जॉय, राइट, सीइंग द फेलियर ऑफ दिस अमेरिकन मिशन इन अफगानिस्तान। उनको पहले से अप्रीहेंशंस थे अमेरिका को लेके। आई मीन ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता था कि अमेरिका का ये बहाना होता है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स प्रमोट करने के बहाने वो रिजीम चेंज कर देते हैं, रिजीम टॉपल कर देते हैं, ठीक है। रशिया अभी भी नहीं भूला बिकॉज रशिया, यहीं से तो लड़ाई शुरू हुई थी लेट 1970s और अर्ली 80s में। जब रशिया ने इन्वेड किया था, उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान पे, तो अमेरिका ने एक आर्मी क्रिएट की, मुजाहिदीन, जिहादीज की आर्मी, मुजाहिदीन उसको उनका नाम था, जो आज के टाइम पे जिनको हम तालिबान कहते हैं। तो अमेरिका ने आर्मी रेस की थी टू फाइट अगेंस्ट द रशियंस, क्योंकि आइडियोलॉजिकली अमेरिका और रशिया वो कोल्ड वॉर वाले माइंडसेट में थे उस टाइम पे, 1970s एंड अर्ली 80s की बात है। सो दे हैड टू इंश्योर कि रशिया यहाँ से निकले। सो इस करके ये जो सारा का सारा किया कराया था अमेरिका का था, जो उन्होंने जो जिहादिस्ट मुजाहिदीन फोर्स रेस करी थी। और अब आज वही फोर्स जो है, आज वही तालिबान जो कि उस टाइम पे मुजाहिदीन था, आज वही सब पे खतरा बन के मंडरा रहा है, ठीक है। To take joy is one thing, but they have to cope with the consequences of US withdrawal and the resurgence of Taliban. So they would want, Russia और China wouldn't want कि फिर से अफगानिस्तान becomes a nursery of terrorists, right? और a nursery of violence, कि यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा international violence और international terrorism हो. Nobody would want that, right? अब apprehensions क्या हैं? चाइना के potential Taliban support to Xinjiang separatist groups is a major concern. Then Pakistan worries about the danger of the conflict spilling over to the east of the Durand Line
एंड जिनको वो बैड तालिबान कहते हैं। सो पाकिस्तान गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करती है, तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, इसको बैड तालिबान कहते हैं। ठीक है, तो इनको इस बात का डर है कि ऑल्दो पाकिस्तान का भी रोल बहुत ज़्यादा था अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, एंड पाकिस्तान इज नोन टू इनस्टेबलाइज रादर देन स्टेबलाइज गवर्नमेंट्स इन अफगानिस्तान। सो इस बात का जो खतरा है वो पाकिस्तान को है फ्रॉम the terrorism which can be caused by the Tehreek-e-Taliban Pakistan, and Tehran, which is a Shia country, cannot ignore the Sunni extremism of the Taliban, right? Because Sunnis are ideologically against the Shias. Now, role of India, यहाँ पे इंडिया क्या रोल आता है? ठीक है, अब इंडिया आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अभी कल परसों की बात थी कि इंडिया की जो कंदाहार में एम्बेसी है, वहाँ से उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स उनको इवैक्यूएट कर लिया है, बिकॉज वहाँ पे रिपोर्ट्स आई थी वायलेंस की इन कंदाहार। ठीक है, अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी वरिड है इस चीज़ को लेकर जो डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान में हो रही हैं, बिकॉज जैसे अभी हमने अर्लियर इन दिस आर्टिकल पढ़ा कि 85% ऑफ अफगानिस्तान इज ऑक्यूपाइड बाय द तालिबान नाउ, राइट? सो डेफिनेटली इंडिया हैज़ टू प्ले अ वेरी इंगेजिंग एंड एक्टिव रोल इन द होल पीस प्रोसेस. Now, there is a danger that Afghanistan under Taliban could also begin to nurture anti-India terror groups. ठीक है, that is one. Then era of prolonged peace in Afghanistan secured by the US military presence has come to an end. अब वो 20 साल का पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब इंडिया यूएस की जो स्टेशन फोर्सेस थी अफगानिस्तान पे, उन पे रिलाई नहीं कर सकता कि वहां से अब वायलेंस नहीं होगा. 3 कंडीशंस की यहाँ पे बात करी गई है विच कैन शेप इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान. क्या क्या है जी वो? पहला, इंडियाज लैक ऑफ डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस टू अफगानिस्तान. सो इसके लिए इंडिया को लाइक माइंडेड रीजनल पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस अफगानिस्तान का इंडिया को नहीं है. दूसरा, पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी टू डीस्टेबलाइज एनी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. दे आर नोन फॉर इट, दे आर फेमस फॉर इट, बट दे आर उनकी एक और पॉपुलैरिटी है दैट दे आर अनएबल टू स्टेबलाइज, उनकी इनएबिलिटी टू स्टेबलाइज. सो अभी तक पाकिस्तान हेल्प नहीं कर पाई अफगानिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट की ट्रांजिशन करने के लिए. सो विच मीन्स इंडिया कैन प्ले अ बिग रोल ओवर हियर. देन थर्डली, ऑल अफगान सॉवरेन्स इंक्लूडिंग द तालिबान, दे आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स टू बैलेंस पाकिस्तान. अफगानिस्तान ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान का प्रोटेक्टोरेट बने. ठीक है, सो विच इज वाई अफगानिस्तान भी ऐसे लाइक माइंडेड पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान को एक डिस्टेंस पे रख सके. ठीक है, नाउ ये बहुत अच्छी एक लाइन है जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आर्टिकल में लिखी गई थी, दैट इफ इंडिया रिमेन्स एक्टिव बट पेशेंट, मेनी अपॉर्चुनिटीज कुड ओपन इन द न्यू अफगान फेज. सो इंडिया को एक्टिव रहना है अपनी इंगेजमेंट में. इंडिया को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होगी वहां पे भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. एट द सेम टाइम इंडिया हैज टू बी पेशेंट, बिकॉज अभी यूएस ने अभी विड्रॉ किया है. लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स. अभी इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, लेकिन इंडिया का जो रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इंडिया हैज़ टू बी वेरी पेशेंट एज वेल. नेक्स्ट, द पावर ऑफ स्क्रूटनी. नाउ ये आर्टिकल द हिंदू में आया था, तो ये आर्टिकल रेलेवेंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बनाई गई द्वारा एक कमिटी का राइट अपहोल्ड किया कि वो सोशल मीडिया कंपनीज को क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, अब वो क्या इशू था? दिल्ली असेंबली ने एक कमिटी बिठाई थी टू इंटेरोगेट द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स विच हैपेंड इन 2020, और उसके लिए उन्होंने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था. ठीक है, अब फेसबुक के जो वाइस प्रेसिडेंट है वीपी अजीत मोहन, उनको समन किया गया था. अब उनका फेसबुक का ये कहना था और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई पावर नहीं है कि वो समन कर सके किसी को भी, बिकॉज ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है दिल्ली का, वो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के दायरे में नहीं आता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है. वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन कि लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट फॉर दिल्ली बिकॉज दिल्ली इज अ यूटी, फाइन. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था दैट ठीक है, दैट ओके फाइन, दैट एक आईटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत सोशल मीडिया कंपनीज को गवर्न किया जाता है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो कोई भी है. लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, अगर कोई ऐसा वायलेंट इंसिडेंट हुआ है विच हैज़ बिन परपिट्रेटेड थ्रू अ सोशल मीडिया वेबसाइट और थ्रू अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसका जो इम्पैक्ट है वो गवर्नेंस पे भी आता है.
ठीक है। सो वो गवर्नेंस पे इंपैक्ट आने करके स्टेट्स को अलाउ करना चाहिए, स्टेट्स का राइट होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कर सके सोशल मीडिया कंपनीज को। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की। The assembly does not only perform the function of legislation, there are many other aspects of governance. ठीक है। So the recommendatory powers of a house can be used for better governance. ठीक है। So inquire करना या recommend करना, इवन दो लेजिस्लेटिव दायरे, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली का दायरा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे लेजिस्लेट करना, लेकिन अगर कोई इंक्वायरी करनी है, अगर कुछ अगर रिकमेंडेशन देनी है किसी लेजिस्लेशन से रिलेटेड, या जैसे इस केस में फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करना है, तो दे कैन डू इट। हाउएवर द कोर्ट ऑल्सो एडवाइज्ड the committee of the state legislative assembly not to interfere or transgress into any fields reserved for the union government. ठीक है। सो फाइन, जो यूनियन गवर्नमेंट का दायरा है वो उनका रहने दीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट का दायरा है वो उनका रहने दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में नहीं इंटरफेयर करेगी, विच इज वेल अंडरस्टूड, विच इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये एक ऐसे टाइम पे आ रहा है जब सोशल मीडिया कंपनी इंटरमीडियरीज, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जब उनकी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत तू में चल रही है, इसके बारे काफ़ी चर्चा रही है न्यूज़ में पिछले कुछ दिनों में, एंड दे आर लीगली फाइटिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू आईटी रूल्स दैट गवर्न देम। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है दैट किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन हो जिससे टेररिस्ट एक्ट इंड्यूस हो या कोई और तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी जनरेट हो अगेंस्ट द स्टेट, सो दैट विल इम्पैक्ट द गवर्नेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। नाउ अब इस वर्डिक्ट ने और क्या कर दिया है, दिस वर्डिक्ट हैज ओपन द गेट्स फॉर फर्दर स्क्रूटिनी ऑफ ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कंपनीज बाय द अदर स्टेट्स ऑल्सो। अब दिल्ली तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका तो चलो समझ आता है कि लॉ एंड ऑर्डर उसके डोमेन में नहीं आता, पर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को अलाउ किया है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बट जो बाकी स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स जो हैं उनके तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर, तो डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं बाकी स्टेट्स के पास एज कम्पेयर टू दिल्ली एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न। सो देयरफॉर दिस इज इन अ वे अगर कुछ इंक्वायर करना है, कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स गवर्नेंस से रिलेटेड हैं जो स्टेट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये वर्डिक्ट अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि स्टेट्स को वो पावर होनी चाहिए टू क्वेश्चन सच प्लेटफॉर्म्स। ठीक है जी। लास्ट है जी टॉपिक इलेक्टिंग अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये पॉलिटी रिलेटेड है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिकॉज महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर अभी तक नहीं है, इट हैज़ बीन विदाउट अ स्पीकर फॉर मोस्ट ऑफ दिस ईयर, राइट। और जो डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन है वो लोकसभा में अभी तक वेकेंट है। ठीक है। नाउ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 93 फॉर द लोकसभा एंड आर्टिकल 178 फॉर द स्टेट असेंबलीज स्टेट that these houses shall and as soon as may be, shall and as soon as may be, ठीक है, choose two of its members to be speaker and deputy speaker। तो यहां पे कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं सेट करी है कि कितनी टाइम लिमिट में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करना है। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं सेट करी है। ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर्स को दे दिया है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं चाहे लोकसभा है, कि वो डिसाइड करेंगे हाउ टू होल्ड दीज इलेक्शंस। तो नॉर्म क्या होता है कि चाहे लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए डेट सेट करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, एंड इट इज द स्पीकर हु डिसाइड्स द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है। नाउ the legislators of the respective houses vote to elect one among themselves to these offices। तो जो स्पीकर का इलेक्शन होता है वो विद इन द हाउस होगा, विद इन द लोकसभा होगा, सो डेफिनेटली वो अपने आप इलेक्ट करेंगे जो कैंडिडेट को फॉर अ स्पीकर विद इन दी लोकसभा जो इलेक्शन होगा। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विद इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन दी विधानसभा इलेक्शन होगा टू इलेक्ट द स्पीकर फॉर द पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ रोल्स ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। The speaker is the principal spokesman of the house. He represents its collective voice and is the sole representative to the outside world. ठीक है। The speaker presides over the house proceedings and joint sittings of two houses of parliament. ये पॉलिटी के फैक्ट्स हैं, आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे, राइट।
सो स्पीकर प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग्स ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को। स्पीकर फैसला करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, ये स्पीकर का डोमेन है डिसाइड करना, ठीक है जी। डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर का, वो इंडिपेंडेंट है स्पीकर से, ठीक है। सो बोथ आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, जाहिर सी बात है लोकसभा में से ही इलेक्ट होंगे, ठीक है। द डेप्यूटी स्पीकर इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस बाय एक्टिंग एज द स्पीकर व्हेन द ऑफिस बिकम्स वेकेंट। वो वेकेंट कब हो सकता है? जब स्पीकर की डेथ हो जाए, या स्पीकर ने रिजाइन अपना रेजिग्नेशन दिया हो प्रेसिडेंट को, या फिर देर इज अ रिमूवल रेजोल्यूशन अगेंस्ट द स्पीकर। तो उस दौरान में भी जो डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन। सो देखिए ऐसा है कि यूजुअली जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से आता है। क्यों आएगा रूलिंग पार्टी से? बिकॉज रूलिंग पार्टी के नंबर्स ज्यादा होंगे लोकसभा में, ठीक है, बिकॉज दे विल हैव मोर नंबर्स, सो दैट इज वाई वो रूलिंग पार्टी में से ही आएगा, ऑपोजिशन पार्टी में से तो नहीं आएगा। देन अंटिल द फोर्थ लोकसभा, कांग्रेस पार्टी हेल्ड बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पोजिशंस, ठीक है जी। द ट्रेडिशन, आमतौर पे अब जो ट्रेडिशन हम देख रहे हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो या तो ऑपोजिशन पार्टी का होता है, या फिर डेप्यूटी स्पीकर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कोई अलायंस पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। सो द ट्रेडिशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर गोइंग टू द ऑपोजिशन, ये स्टार्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट से, ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे परसों फिर नए एडिटोरियल एनालिसिस के साथ, नए एडिटोरियल्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।